या कैसे समाज के कुछ भागों को मुख्य धारा से अलग छोड़ दिया जाना चाहिए, कैसे सामाजिक व्यवस्थाओं को दरकिनार कर दिया जाता है, या सत्ता का उपयोग और दुरुपयोग किया जाता है, राजनीतिक और आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। तो इसमें से हमें बताना है कि संप्रेषण के संदर्भ में राजनीतिक समाजीकरण किस तरीके से जुड़ा हुआ है। क्या वो हमें ये बताता है कि कैसे सत्ता प्राप्त की जाती है? बिल्कुल सही बात है, कैसे सत्ता प्राप्त की जाती है और इसमें सत्ता का उपयोग और दुरुपयोग कैसे किया जाता है। इसके बाद राजनीतिक और आर्थिक निर्णय कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुख्य धारा से अलग की बात ये नहीं करता है, ना ही दरकिनार की बात करता है। सत्ता के उपयोग दुरुपयोग निर्णय, राजनीतिक निर्णय, आर्थिक निर्णय और प्राप्त करने की बात करता है। ठीक है, तो इसके ए डी और ई यहाँ पर ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, ए डी ई। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, यहाँ से आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा अध्यापक केंद्रित अनुदेशन की संभावित कमी है? इनमें से कौन सा अध्यापक केंद्रित अनुदेशन की संभावित कमी है, ये बताना है। यह विद्यार्थियों के लिए अधिक संलग्नता और अनुक्रियात्मक हो सकता है। यह विद्यार्थियों की सृजनात्मकता और आलोचनात्मक चिंतन के अवसरों को सीमित कर सकता है। ये बिल्कुल करेक्ट बात है। अध्यापक केंद्रित जो अनुदेशित होता है, अनुदेशन है, उसकी संभावित कमी क्या है कि यह विद्यार्थियों की सृजनात्मकता और आलोचनात्मक चिंतन के अवसरों को सीमित कर सकता है। सीमित नहीं करता बल्कि और बढ़ावा देता है। ठीक है, ये विद्यार्थियों में स्वतंत्रता और स्वयं मार्गदर्शन को बढ़ावा देता है। यह बहुत प्रभावी है और समय की बचत भी करता है। ठीक है, तो इसमें ये हमारा बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक अधिगम की विशेषताएं नहीं हैं? पारंपरिक अधिगम की विशेषताएं कौन सी नहीं है? स्वनिर्देशित अधिगम और स्वतंत्र अध्ययन पर बल, विद्यार्थी श्रवण और अवलोकन के माध्यम से सीख सकते हैं, निर्धारित पाठ्यचर्या नहीं होती है, शिक्षार्थी उन्मुख नियमित उपस्थिति आवश्यक होती है। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा है जो कि करेक्ट होगा। तो देखते हैं यहाँ पर पारंपरिक अधिगम की विशेषताएं कौन सी नहीं है। देखो, स्वनिर्देशित अधिगम और स्वतंत्र अध्ययन पर बल देता है, ये पारंपरिक नहीं है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा अब इस पर बल दिया जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद विद्यार्थी श्रवण और अवलोकन के माध्यम से सीखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो खाली श्रवण और अवलोकन के माध्यम से ही सीखते हैं, ये पारंपरिक अधिगम की विशेषता ये भी नहीं है। ठीक है, मतलब ये है श्रवण और अवलोकन के माध्यम से सीखते हैं, ये है इसमें, वैसे इसका आंसर नहीं आएगा। निर्धारित पाठ्यचर्या नहीं होती है। पारंपरिक अधिगम की विशेषताएं कौन सी नहीं है ये पूछ रहा है, तो इसका हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्धारित पाठ्यचर्या नहीं होती है और इसके बाद शिक्षार्थी उन्मुख होती है। क्या होती है? शिक्षार्थी उन्मुख होती है। तो बिल्कुल ये भी सही बात है, जो हमारी ये पारंपरिक अधिगम की विशेषता ये भी नहीं है। आज की जो व्यवस्था है वो शिक्षार्थी उन्मुख है। ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को केंद्र में रख करके उस शिक्षा को प्रोवाइड किया जाता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। नियमित उपस्थिति आवश्यक होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि नियमित उपस्थिति ये पारंपरिक अधिगम की विशेषता नहीं है। तो ए सी और डी इसमें जो ऑप्शन है वो हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ए सी डी हमारा सी में दे रखा है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है। हार्ड डिस्क ड्राइव HDD जिसको बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, USB फ्लैश मेमोरी, ब्लूरे डिस्क, तो इनकी मैचिंग कहाँ से करनी है हमें? हार्ड डिस्क ड्राइव ये क्या होता है? तो ये होता है मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक है। और USB फ्लैश मेमोरी ये है सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट। ब्लूरे डिस्क ये है ऑप्टिकल। ये इस प्रकार से यहाँ पर मैचिंग हो जाएगी। ये क्या है? ये एक मतलब स्टोरेज मीडिया है और ये टाइप्स ऑफ स्टोरेज है। ऑप्टिकल जो इधर दे रखा है, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ स्टोरेज है और ये स्टोरेज मीडिया है, इसको याद रख लेना। हार्ड डिस्क ड्राइव HDD मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक इसका प्रकार है। हार्ड डिस्क ड्राइव का जो प्रकार है वो एक मैग्नेटिक है। USB फ्लैश मेमोरी का प्रकार सॉलिड स्टेट है। ब्लूरे डिस्क का जो प्रकार है वो एक ऑप्टिकल है। ठीक है, इसके प्रकार लिख रखे हैं यहाँ पर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन यहाँ पर है, यहाँ से दे रखा है, विश्व के अल्प विकसित देशों में खतरनाक वायु प्रदूषकों का घर के अंदर प्रभावन अत्यधिक गंभीर होता है। विश्व के जो कम विकसित देश हैं, है ना, जो गरीब देश मान लो उनको,
अल्प विकसित देशों में खतरनाक जो वायु प्रदूषक होता है, वायु प्रदूषण होते हैं, प्रदूषकों का घर के अंदर में जो प्रभावन है वो बहुत ज़्यादा गंभीर होता है। कारण दे रखा है, खाना पकाने की पारंपरिक विधियों में कोयला, लकड़ी, गोबर, केरोसिन आदि जैसे ईंधनों ईंधनों का प्राय उपयोग किया जाता है। जो अल्प विकसित देश है वहाँ पर अभी भी जो पारंपरिक साधन है उनका ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ऐसा ये बोल रहा है। तो हमें बताना है कौन सा है जो सही हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर नीचे विकल्प दे रखे हैं, ए और आर दोनों ही सही हैं। देखो ये दोनों ही सही हैं वैसे तो, है ना। जो अल्प विकसित देश हैं वो कहीं ना कहीं आज भी पारंपरिक विधियों का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए ईंधनों का प्रयोग करते हैं। और घर में वायु प्रदूषण जब फैलेगा, धुआं होता रहेगा हर समय, तो क्या होगा, वो गंभीर तो होगा ही। तो ए आर दोनों ही सही हैं और आर एक की बिल्कुल सही व्याख्या है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट में फीडबैक ज़रूर दिया करो, मुझे बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। आप प्लीज़ बस इतनी सी बात मेरी मानिए, अब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। देखो इसका ना बहुत अच्छा पॉजिटिव असर पड़ता है, एक तो मोटिवेशन मिलता है अंदर से काम करने के लिए। पहले अच्छा था लेकिन बीच में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने वीडियो नहीं डाली, कुछ डिलीट वगैरह कर दी, तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई है। तो प्लीज़ आप बस इतनी सी मेरी बात मान लें, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगी। कुछ भी यस नो, कुछ भी मतलब अच्छा गलत जो भी है आप सजेशन वगैरह देना चाहें तो दे सकते हैं। ऋणात्मक विषम वितरण में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। ऋणात्मक ऋणात्मक विषम वितरण में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही होगा, ये बताना है। देखो मीन मोड इनको जरूर देख लेना। मीन मोड माध्य बहुलक यानी कि जो हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड वाली शोध अनुसंधान वाली जो यूनिट है उसमें ये आते हैं। ठीक है, मीन मोड, मीन मीडियन, मीडियन मोड, मोड मीन। ठीक है, मोड मीन ये इधर की जाएगा। ठीक है, मोड मीन। तो इनमें से हमें क्या बताना है कि सही उत्तर का चयन करना है ऋणात्मक विषम वितरण में। ऋणात्मक विषम वितरण के संदर्भ में अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको सीधा वैसे ही बता देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, माध्य। ठीक है, हिंदी पढ़ रहे हैं हम तो हिंदी ही पढ़ें अच्छे से। इसके बाद होता है माध्यिका, फिर होता है बहुलक। ठीक है, और बहुलक माध्य, फिर ये हमारा सही होता है माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो इसमें से अब हमें बताना है ऋणात्मक में कौन सा होगा। तो ये कौन सा आपको दिख रहा है भाई, ऋणात्मक में बताना है ना, सबसे पहले कौन सा होगा, बहुलक और फिर उसके बाद माध्य सही होंगे। ठीक है, बहुलक और माध्य, ये वाला डी वाला हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सही है। माध्यिका और बहुलक भी दोनों, ये भी सही है और ये भी सही है। इसमें ना सी और डी दोनों ही ऑप्शन है जो हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एनालॉग मीडिया पद की उत्पत्ति मूलतः किससे हुई है। एनालॉग मीडिया पद की उत्पत्ति मूलतः किससे हुई है। तो लोक प्रदर्शन यानी कि फोक परफॉर्मेंसेस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट संप्रेषण, इंटरनेट, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, सर्वे ऑडियो अभिलेखन या रिकॉर्डिंग्स, सर्वे अभिलेखन या ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, है ना। तो एनालॉग मीडिया जो होता है वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये बताना है। तो इसके एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं, वैसे इसमें नहीं है। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग से होता है। जो एनालॉग मीडिया पद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग से हुई है। ठीक है, 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक प्रत्येक ग्रामीण घर को नल जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो किस साल तक इनको ये क्या करना है, मतलब किस साल तक हर घर नल, ठीक है, हर घर पानी की सुविधा देने का मतलब निर्धारित किया है इन्होंने अपना लक्ष्य। तो ये है 2024 तक। ठीक है, 2024 में और 2019 तक ये वादा किया था। तो अब आप बताएं मुझे कमेंट करके कि कितने लोगों के घरों में अब पानी है या कितने के में नहीं है, ये बता देना। किस आयोग समिति ने ये सिफारिश की थी कि जिन महाविद्यालयों की योजना साधारणतया पुरुषों के लिए बनाई गई थी उनमें महिलाओं के लिए साधारण सुविधाएं और मनुष्योचित
जीवन की ज़रूरतें उपलब्ध कराई जानी चाहिए और महिलाओं के लिए अवसरों की कमी नहीं की जानी चाहिए। किस आयोग या समिति ने सिफारिश की थी कि जिन महाविद्यालयों की योजना साधारणतः पुरुषों के लिए बनाई गई थी, उनमें महिलाओं के लिए साधारण सुविधाएं और मनुष्योचित जीवन की जरूरतें उपलब्ध कराई जानी चाहिए और महिलाओं के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं की जानी चाहिए। ये किस आयोग समिति ने ऐसा कहा था? तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है देखते हैं, दुर्गाबाई देशमुख समिति। समिति के यहाँ पर सन दे रखे हैं, इनको याद रख लेना। 1959 में आई थी, ये बनी थी 1959 में, दुर्गाबाई देशमुख समिति। कोठारी आयोग 1964-66, भक्त वत्सलम समिति 1963, राधा कृष्णन आयोग 1948। तो हमारे यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा डी, राधा कृष्णन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जब अनुसंधानकर्ता की आयु अध्ययन के प्रतिभागी के व्यवहार को प्रभावित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? जब अनुसंधानकर्ता की आयु अध्ययन के प्रतिभागी के व्यवहार को प्रभावित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट यानी कि समाज शास्त्रीय प्रभाव, बायो सोशल इम्पैक्ट जैव सामाजिक प्रभाव, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव, और साइको सोशल इम्पैक्ट यानी कि मनोसामाजिक प्रभाव। तो इसमें से हमारा कौन सा सही होगा? जब अनुसंधानकर्ता की आयु अध्ययन के प्रतिभागी के व्यवहार को प्रभावित करती है तो इसे कहते हैं बायो सोशल इम्पैक्ट यानी कि जैव सामाजिक प्रभाव होता है। तो हमारे यहाँ पर 10 क्वेश्चन है। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके लिए यूजफुल रहेगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। प्लीज़ मुझे एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। कैनिंग मिसेज एनी बेसेंट या बीएल राइस, तो ये किया गया था श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का विरोध किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इनके बारे में थोड़ा सा देखो, हम व्याख्या सहित ये क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इनके जो थोड़े बहुत क्वेश्चन की जो व्याख्या होगी वो मैं आपको बता दूंगी ताकि आपको उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी और एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाए। ठीक है, सीधा टिक लगाने से कुछ फायदा नहीं है, आपको समझ के ही पढ़ना चाहिए। श्रीमती एनी बेसेंट ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को कार्यान्वित करने का विरोध किया था। उन्होंने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य एवं एक राष्ट्रवादी के रूप में, थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है इसकी स्थापना उन्होंने 1916 ईस्वी में की थी। श्रीमती एनी बेसेंट ने, इसका भी याद रखना है। उसका सदस्य और एक राष्ट्रवादी होने के रूप में भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की वकालत की थी तथा भारत में प्राच्य शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद देने के साथ साथ पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का विरोध भी इन्होंने किया था। इन्होंने कहा था कि मतलब यहाँ की जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है और आध्यात्मिकता की इन्होंने वकालत की थी कि हमें इसको ही बनाए रखना चाहिए, ना कि यहाँ पर जो अंग्रेजी शिक्षा है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, उसका विरोध किया था इन्होंने। ठीक है, और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने की थी 1916 में, इसका भी याद रखना है। भाई क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, बस 1-2 लाइक आते हैं। जहाँ पे ज़्यादा बच्चे, अगर 50-100 बच्चे भी देख रहे हैं तो कम से कम 100 बच्चे देख रहे हैं तो 50 बच्चे तो लाइक कर दिया करो, ताकि हाँ लगे जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर करेंगे ना उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन तो मिलेगा ही, साथ में उतना ही बच्चों तक ही क्लास पहुँचेगी। ओजोन छिद्र की सर्वप्रथम खोज निम्न में से कहाँ पर हुई थी? ओजोन छिद्र की सबसे पहले खोज कहाँ पर की गई थी? तो देखो, ओजोन परत आप सभी जानते होंगे, इनके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, ये क्या होती हैं तो इसको भी हम देख लेंगे। इसकी खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी? उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र, भूमध्य रेखा, दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र या फिर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो ये की गई थी दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में। ठीक है, दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र आप सभी जानते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ये 2 भागों में बांटती है इसको भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा, और ये उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र है और ये नीचे वाला दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र है। और ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर इसकी सबसे पहले जो ओजोन छिद्र है उसकी खोज की गई थी। ठीक है, बहुत पतली हो गई है ये परत जो ध्रुव है उनके ऊपर। यहाँ पर ओजोन के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ओजोन छिद्र का पता वर्ष 1985 में अंटार्कटिका में दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र चला था, मतलब पता चला था। ठीक है, सबसे पहले ओजोन छिद्र का पता कहाँ चला था? 1985 में अंटार्कटिका में चला था। अंटार्कटिका सबसे नीचे ही है, दक्षिण ध्रुवीय में ही है।
ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र है जो सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार होती है। इसके बारे में जरूर आपने पढ़ रखा होगा साइंस में, है ना, साइंस या ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। जो ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब उनको पृथ्वी पर आने से रोक देती है, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं। लेकिन अब ये धीरे धीरे जो प्रदूषण है, ग्लोबल वार्मिंग है, प्रदूषण की वजह से क्या होती जा रही है, पतली होती जा रही है, और ये अब उनको रोकने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। जो आजकल आप सुन रहे हैं, सबसे ज़्यादा त्वचा के कैंसर हो रहे हैं, स्किन एलर्जी की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, छोटे छोटे बच्चों में देखने को मिल रही है ना, कैंसर है, टीबी है, ये सब बीमारियां जो हो रही हैं ना, ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होती हैं। वैसे तो खाना पीना और भी जिम्मेदार चीज़ें हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी ये भी इसमें इसका भी योगदान है। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 50 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की मंडल परत में पाई जाती है। ठीक है, ये जो ओजोन परत है कहाँ पाई जाती है, तो पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 50 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की मंडल परत में पाई जाती है। यह पृथ्वी पर जीवों और एक इसमें मंडल लिखा है, वैसे ही समताप मंडल में पाई जाती है, जो हमारा सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर यानी कि जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल से ऊपर का जो मंडल है समताप मंडल सेकंड नंबर का, ठीक है, उसमें ये परत पाई जाती है। यह पृथ्वी पर जीवों और एक पराबैंगनी किरणों के बीच होने वाले संपर्क को रोकने हेतु एक अवरोध, अवरोध का मतलब है उन दोनों के बीच में चट्टान बन करके खड़ी हुई है, ठीक है, के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं सीपीसीबी। सीपीसीबी द्वारा विहित आवासीय क्षेत्रों में 24 घंटे के आधार पर निम्नलिखित प्रदूषकों की सीमा को उचित बढ़ते हुए क्रम में दर्शाना है। सीपीसीबी द्वारा विहित आवासीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें 24 घंटे के आधार पर प्रदूषकों की सीमा को उचित बढ़ते हुए क्रम में दर्शाना है। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ पर, क्या है ये, निलंबित, ये विनिकीय नहीं है, कनिकीय पदार्थ होता है, कनिकीय, ठीक है, निलंबित कनिकीय पदार्थ एसपीएम श्वसनीय निलंबित कनिकीय पदार्थ, ये बुक में भी ऐसे लिखा हुआ है। कनिकीय पदार्थ आरएसपीएम, सीसा, पीबी, अमोनिया, एनएच3, इनके केमिकल नेम भी याद रख लेना। सीसा को पीबी बोलते हैं, अमोनिया को एनएच3 बोलते हैं, ठीक है। श्वसनीय निलंबित कनिकीय पदार्थ को आरएसपीएम बोलते हैं और निलंबित कनिकीय पदार्थ को एसपीएम बोलते हैं, इनको जरूर याद रख लेना। यहाँ पर विकल्पों में से सही उत्तर हमें चूज करना है। तो सबसे पहले देखो बढ़ते हुए क्रम में दर्शाना है, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सीसा आएगा, ठीक है, क्या आएगा, सीसा, और उसके बाद आएगा श्वसनीय निलंबित कनिकीय पदार्थ, और इसके बाद आएगा निलंबित कनिकीय पदार्थ, और फिर आएगा अमोनिया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं नीचे, इसका अगर ऑप्शन की हम बात करें तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर अभी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सीपीसीबी का जो पूर्ण रूप होता है, यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। सीपीसीबी, सीपीसीबी आपको देखने को मिल सकता है पेपर में, इसकी फुल फॉर्म है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, इसकी स्थापना 23 सितंबर 1974 में हुई थी, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए। 23 सितंबर 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। प्रदूषण अधिनियम 1974 के अंतर्गत की गई थी। सीपीसीबी द्वारा विहित आवासीय क्षेत्रों में ये इसका क्रम दे रखा है, सीसा, फिर श्वसनीय निलंबित कनिकीय पदार्थ, फिर निलंबित कनिकीय पदार्थ, और फिर अमोनिया। तो इसको भी आप अच्छे से देखो, जो व्याख्या मैं आपको करा रही हूँ वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ा करो, सुना करो। मैं देखती हूँ कि बच्चे पूरी वीडियो देखते ही नहीं है, पता नहीं क्या है उनका, उनकी प्रॉब्लम मैं नहीं जानती, लेकिन पूरी वीडियो आप देखा करो। आप एक जगह अगर टिक करके पढ़ेंगे नहीं अच्छे से किसी भी सब्जेक्ट को, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने बैठ रहे हो, कोई भी टॉपिक हो, तो उसको इतनी देर तक पढ़ो जितने देर में वो आपके दिमाग में छप ना जाए, ठीक है, तभी आप कोई भी पेपर निकाल पाएंगे। नीचे दी गई एक देखो, कहते हैं ना, मतलब आपने एक कहावत सुनी होगी, महंगा मतलब कुछ होता है ऐसा, सस्ता रोवे बार बार, है ना, ऐसा कुछ होता है, सस्ता रोवे बार बार। तो ये कहावत ना आपके पढ़ने पर भी लागू होती है। अगर आप 3-4 साल, बहुत से बच्चे बोलते हैं हमने 4 बार नेट दे दिया, 5 बार नेट दे दिया, 2 बार नेट दे दिया, लेकिन नेट निकलता ही नहीं है, फर्स्ट पेपर में रह जाते हैं, उसमें रह जाते हैं। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, अभी 20 दिन है, वैसे मैं आज इस पर एक वीडियो और बनाने वाली हूँ, है ना, वो अलग से होगी बिल्कुल, कि आपको किस तरह से ये जो क्वेरी रहती है मन में, इनको एक ही बार में कैसे आपको सबसे निपटना है।
चलो उसके बारे में मैं अलग बात करूँगी। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को कौन सी संख्या प्रतिस्थापित करेगी। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी 1 6 18 44। देखो इसमें तो आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा कि यहाँ पर कौन सी हमारी जो वैल्यू है वो लगी हुई है। इसमें प्लस तो दिख नहीं रहा है ना, प्लस तो ज़्यादा ही हो रहा है, मल्टीप्लाई भी शायद नहीं हो रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या कौन सी जो लॉजिक है वो लगा हुआ है। 1 6, यहाँ पर है 18, यहाँ पर है 44, यहाँ पर है 98। तो इतने को ही देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, देखो 1 में अगर हम +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आगे कैसा हो रहा है, 5 है ना, 5 में क्या हो रहा है, 5 2 जा तो 10 ही होते हैं। 5 2 जा क्या होते हैं, 10 नहीं, एक मिनट, 6 से आगे, 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड। देखो इसमें जो लॉजिक लगा हुआ है ये है 5, यहाँ पे 5 आ गया हमारा, और 5 के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 + 2। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 12, और फिर 12 को भी हम इसी तरह से करेंगे, 2 + 2, तो ये आ जाएगा 24। इस तरह से हम इसको करते हुए जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर है वहाँ वो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, 876। ठीक है, 876 हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, और देख लेना इसमें थोड़ा सा कौन सा लॉजिक लगा हुआ है अच्छे से, है ना, क्योंकि रीजनिंग और मैथ, थोड़ा सा रीजनिंग में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है नहीं समझ में आता, लेकिन आपके आ रहा है तो आप कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर कौन सी इस तरह के क्वेश्चन ये जो पूछे जाते हैं, ये इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे हर पेपर में आया है प्रैक्टिस सेट में, लेकिन ये उन समय थोड़ा सा मुझे टफ लगा है। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में कौन से कथन है जो कि सही हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में कथन बताने हमें, इसमें क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत अनुप्रयुक्त होते हैं। क्वांटम बिट्स यानी कि क्यूबिट्स का प्रयोग सूचना इकाई के रूप में किया जाता है। यहाँ पर सही कथन बताने हैं तो हमारे यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ही यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत अनुप्रयुक्त होते हैं। क्वांटम बिट्स का प्रयोग सूचना इकाई के रूप में किया जाता है, ये दोनों ही बात है जो करेक्ट है। तीसरा क्या कह रहा है, क्वांटम कंप्यूटर मानवीय प्रयोक्ताओं के लिए घातक विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, तो ये गलत है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग एक तीव्र गति से उभरती कंप्यूटर तकनीक है जो कि पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में बहुत जटिल समस्याओं को हल करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी के नियमों का उपयोग करती है, तथा क्वांटम यांत्रिकी के नियमों पर आधारित कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर कौन से होते हैं, इनको एक बार यहाँ से दोबारा से आप पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं हैं जो MS वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में उपलब्ध होती हैं। कौन सी सुविधाएं हैं जो MS वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में उपलब्ध होती हैं। फाइंड और रिप्लेस, मेल मर्ज, वर्तनी जांच और थसोरस, स्वचालित पुनर्परिकलन। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सी सुविधाएं हैं जो MS वर्ड में उपलब्ध होती हैं। तो फाइंड और रिप्लेस होता है, मेल मर्ज होता है, वर्तनी जांच और थसोरस भी होता है, लेकिन जो स्वचालित पुनर्परिकलन है ये इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, A B और C इसमें तीनों सही हैं, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इसमें यही ऑप्शन है, इसकी कोई व्याख्या नहीं है, है ना, इसमें यही दे रखा है कि इसमें ये तीनों इसमें सही हो जाएंगे। मीडिया एक्सेस कंट्रोल यानी कि MAC एड्रेस एक संख्या को इंगित करता है। क्या करता है, एक संख्या को इंगित करता है जो कि इंटरनेट पर किसी युक्ति यानी कि डिवाइस की विशिष्ट रूप से पहचान करता है, और यह सामान्यतः बिट्स का होता है, यानी कि कितने बिट्स का होता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल MAC एड्रेस एक संख्या को इंगित करता है जो कि इंटरनेट पर किसी डिवाइस की विशिष्ट रूप से पहचान करता है, और ये सामान्यतः ये कितने बिट्स का होता है, 16 32 48 या फिर 128। तो ये होता है हमारा 48 का। ठीक है, 48 बिट्स का होता है
मैक इसको बोलते हैं शॉर्ट में मैक, यानी कि MAC इस तरह से लिखेंगे तो मैक बन जाएगा। ठीक है, मैक एड्रेस का प्राथमिक उपयोग किसी दिए गए डिवाइस या कंप्यूटर का भौतिक पता सुनिश्चित करता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल MAC एड्रेस एक संख्या को इंगित करता है जो कि इंटरनेट पर किसी युक्ति की विशिष्ट रूप से पहचान करता है और यह सामान्यतः 64 बिट्स या 48 बिट्स का होता है। ठीक है, 64 बिट्स हमारे इसमें दे ही नहीं रखे हैं, तो हमें यहाँ पर 48 सही करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, किसी विशिष्ट समय अवधि में किसी चैनल के माध्यम से भेजी गई अधिकतम सूचना किसको प्रतिबिंबित करती है। किसी विशिष्ट समय अवधि में मतलब किसी विशेष समय पर किसी चैनल के माध्यम से भेजी गई अधिकतम सूचना किसको प्रतिबिंबित करती है। कम्युनिकेशन प्रोसेस, इंफॉर्मेशन ओवरलोड या ट्रांसमिशन बैरियर्स, चैनल कैपेसिटी। यहाँ पर आपको दे रखे हैं 4 ऑप्शन, संचार प्रक्रिया, सूचनाओं का आधिक्य, पारगमन अवरोध या चैनल की क्षमता। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, चैनल की क्षमता। ठीक है, कि चैनल कैपेसिटी हमारा करेक्ट होगा। किसी विशिष्ट समयावधि में किसी चैनल के माध्यम से भेजी गई अधिकतम सूचना चैनल की क्षमता को प्रतिबिंबित करती है। किसी चैनल की क्षमता को उस अधिकतम दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस दर पर किसी चैनल के माध्यम से सूचना प्रसारित की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, जब जलाशय में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। जब जलाशय आप जानते होंगे तालाब वगैरह जो होते हैं उनमें अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है। ओलिगोट्रोफिक, यूट्रोफिक, मीजोट्रोफिक या डायस्ट्रोफिक। अल्पपोषी, सुपोषी, मध्यपोषी या दुष्पोषी। तो आंसर आपने देख ही लिया होगा, इसको अल्पपोषी और दुष्पोषी। देखो यहाँ पर ना ए और डी दोनों ही ऑप्शन सही है। जिसने ए या डी किया था ना जब ये PYQ में पूछा गया था वो दोनों ही सही थे, 2023 में ये पूछा गया था। तो अल्पपोषी या दुष्पोषी, तो ये क्या कह रहा है, जब जलाशय में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे अल्पपोषी या दुष्पोषी कहा जाता है। अल्पपोषी का अर्थ होता है पोषक तत्वों का निम्न स्तर। अल्प का मतलब थोड़ा होता है। ठीक ठीक है, पोषक तत्व कौन से होते हैं, फास्फोरस और नाइट्रोजन, इनका निम्न स्तर और प्राथमिक उत्पादकता का निम्न स्तर। इसे दुष्पोषी भी कहा जाता है। किसी जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना ही सुपोषण कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये भी हमारा एक तरीके से रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक लड़की है भाई अपने एक लड़की है अपने घर के सामने के दरवाजे की विपरीत दिशा में सीधे चलती है। ठीक है, यहाँ पर एक लड़की है, पहले मान लो ये लड़की है और लड़की का घर है इधर की साइड, मतलब दक्षिण दिशा में इसके घर का दरवाजा खुल रहा है ये, लेकिन ये इधर नहीं जाएगी। ये इसका दरवाजा है ना इधर खुल रहा है, लेकिन ये इधर से किधर जाएगी, इधर जाएगी। ठीक है, विपरीत दिशा में चलना है ना इसको, विपरीत दिशा में चलती है और वो 50 मीटर पहुंचती है। ठीक है, ये दरवाजा है, इसको याद रख लेना। ये 50 मीटर चलती है, 50 मीटर चलने के बाद वह लड़की अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। अगर बाईं ओर मुड़ेगी तो सीधी सी बात है वो वेस्ट की तरफ जाएगी। और फिर कितना चलती है, 100 मीटर चलती है। ठीक है, 100 मीटर चलती है। इसके बाद ये लड़की दाहिनी ओर मुड़ जाती है। अगर दाहिनी ओर मुड़ेगी तो उसका मुंह किधर हो जाएगा। ठीक है, दाहिनी ओर मुड़ेगी तब भी ये 100 मीटर चलती है। 100 मीटर चलने के बाद वो बिल्कुल रुक जाती है। अब वो यहाँ पर रुक गई है। ठीक है, अब लड़की का मुख किस दिशा में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका जो मुंह है वो किस दिशा में है, तो बिल्कुल उत्तर की दिशा में है। ठीक है, यहाँ पर है उत्तर दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तर दिशा में है लड़की का मुंह। यहाँ पर हमारे 10 ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी, ये मुझे देखो पक्का विश्वास है, क्योंकि मैं भी इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं कर रही, आपको कुछ देने के लिए ही कर रही हूँ, है ना। अगर मेरी वजह से कुछ बच्चे 10-20 बच्चे भी अगर पास कर लेते हैं अपना पेपर तो मुझे बहुत खुशी होगी, है ना। यही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा। और प्लीज़ आप भी लाइक ज़रूर कर दिया करें, लाइक शेयर ज़रूर ठोका करो खूब ज़्यादा से ज़्यादा। का नाम आपने सुना होगा कभी ना कभी, सीढ़ी पे पढ़ा होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए थे। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के ये जो 4 चरण हैं इनमें से किस चरण में जो किशोर बच्चा होता है, किशोर की जो उम्र होती है वो 12 से 16-17 साल तक की होती है। वैसे अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है वो अलग अलग बताते हैं, कोई 11 से लेकर 16 बताता है, कोई 12 से 17 भी बता रहा है ना, 13 से 17 साल की भी बताई है जो कि पियाजे के द्वारा बताई गई है।
तो किशोर ठोस अनुभवों के दायरे से परे सोच, तर्क और विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये क्षमता उनके अंदर कब आ जाती है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि औपचारिक परिचालन अवस्था, सेंसोरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था। जो संवेदी पेशी जो अवस्था होती है सेंसोरी मोटर, ये 2 साल तक की उम्र होती है बस, ठीक है। 2 साल तक में तो बच्चा कुछ सोच ही नहीं सकता। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि ठोस परिचालन अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है जो उसके बाद की होती है, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज या ठोस परिचालन अवस्था। तो देखो ठोस का नाम देख के कहीं आप तीसरे को सही ना करें, इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज औपचारिक परिचालन जो अवस्था होती है उसमें जो बच्चा है, किशोर है, वो अपने अनुभवों से हट करके कुछ सोच, तर्क और विश्लेषण कर सकता है अपने दिमाग से, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम, वह संबंध जिसमें एक कम अनुभवी शिक्षार्थी किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ज्ञान और कौशल प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऐसा संबंध जिसमें कोई कम अनुभवी है, जिसको कम अनुभव है किसी चीज के बारे में, और किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ज्ञान और कौशल प्राप्त करता है तो वो क्या कहलाता है? कॉग्निटिव कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप जो भी है, संज्ञानात्मक शिक्षुता, ठीक है। और ऑब्जर्वेबल लर्निंग अवलोकनीय अधिगम, और कॉग्निटिव लोड संज्ञानात्मक भार वजन, कॉग्निटिव साइंस संज्ञानात्मक विज्ञान। देखो कुछ जो क्वेश्चन होते हैं, जो कुछ वर्ड होते हैं ना, इंग्लिश में हो सकता है बच्चों को ज़्यादा समझ में आते हैं और हिंदी में कम समझ में आते हैं। बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जो कई बार हमें इंग्लिश में पता होते हैं और बहुत से वर्ड ऐसे हैं जो हमें हिंदी में पता होते हैं। और ये जो पेपर है यूजीसी नेट का, ये आपको दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सिर्फ हिंदी को छोड़ करके और सिर्फ इंग्लिश को छोड़ करके बाकी का जो भी मैटर है, पेपर फर्स्ट है या और भी जो है, तो ये दोनों लैंग्वेज में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से आप, इसीलिए मैंने दोनों जिनकी ज़रूरी है उनकी तो रखी गई है ना, क्योंकि सीडीपी बहुत से बच्चे हैं जो कि इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में जब हम प्राप्त करते हैं ज्ञान तो उसको क्या बोलते हैं? तो क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक शिक्षुता कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना है। कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप, संज्ञानात्मक शिक्षुता, बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जो ठीक से बोले ही नहीं जाते हैं ना। संज्ञानात्मक शिक्षुता का कहा जाता है जो कम अनुभवी अगर दूसरे के मार्गदर्शन में किसी विशेषज्ञ के, यहाँ पर इसकी थोड़ी सी व्याख्या देती है, इसको भी पढ़ लेना आप। ऐसा संबंध जिसमें एक कम अनुभवी शिक्षार्थी किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ज्ञान और कौशल प्राप्त करता है संज्ञानात्मक शिक्षुता कहलाता है। संज्ञानात्मक शिक्षुता एक प्रकार का सीखने का तरीका होता है जिसमें एक विशेष क्षेत्र में एक विशेषज्ञ व्यक्ति नौसिखिए शिक्षार्थी के सीखने और उसके कौशल विकास का मार्गदर्शन और समर्थन करता है। विशेषज्ञ नौसिखिया शिक्षार्थी को न केवल संबंधित क्षेत्र के लिए आवश्यक सामग्री, ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में मदद करता है बल्कि क्षेत्र के सांस्कृतिक मानदंडों, प्रथाओं और दृष्टिकोणों को भी प्राप्त करने में मदद करता है। न केवल उसे केवल सिखाता है बल्कि उससे जुड़े हुए सांस्कृतिक मानदंड, प्रथा, दृष्टिकोणों को भी प्राप्त करने में मदद करता है। देखो इनकी जो एक्सप्लेनेशन है ना वो बहुत ज़रूरी है। कई बार हमें थ्योरी में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती, पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन बना के देते हैं एक्सपर्ट, बड़ा ही मतलब थोड़ा अलग सा देते हैं जो कि हमें थ्योरी से कम मैच होता है या फिर हमें समझ में नहीं आता है ना। पेपर फर्स्ट है इसीलिए इसके PYQ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चे देख करके और इसको डर करके भाग जाते हैं ना, हाँ रहने दो, इसको क्या करना है, केवल सब्जेक्ट से आपका पेपर पास नहीं होगा। फर्स्ट पेपर में भी 33% लाना बहुत ही मतलब ज़रूरी है, कंपलसरी है, उसके बिना आप पेपर पास नहीं कर सकते हो। मिस्टर जैक्सन अपने विद्यार्थियों के लिए सौर प्रणाली पर एक मल्टीमीडिया अध्याय की रचना करना चाहते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? जो मिस्टर जैक्सन है अपने विद्यार्थियों के लिए सौर प्रणाली पर एक मल्टीमीडिया अध्याय की रचना करना चाहते हैं, इसमें से कौन सा उपकरण उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा? क्विजिज, नियर पॉड, मेंटीमीटर या एक्स माइंड। तो इनमें से कौन सा टूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा? तो ये रहेगा भाई नियर पॉड, ठीक है। नियर पॉड के बारे में अब हम आगे देख लेते हैं। मिस्टर जैक्सन अपने विद्यार्थियों के लिए सौर प्रणाली पर एक मल्टीमीडिया अध्याय की रचना करना चाहते हैं। इस संदर्भ में नियर पॉड उपकरण
सर्वाधिक उपयुक्त होगा, जबकि सेंटीमीटर उपकरण के साथ, सेंटीमीटर का क्या काम है वो भी आप देख लीजिए। जो सेंटीमीटर उपकरण होता है उसके साथ आप सीधे अपने ब्राउज़र से उपयोग में आसान ऑनलाइन संपादक के साथ इंटरैक्टिव प्रस्तुतियां बना सकते हो। ठीक है, सेंटीमीटर के साथ द्वारा आप सीधे अपने ब्राउज़र से उपयोग में आसान ऑनलाइन संपादक के साथ, आसान तरीके से जो ऑनलाइन संपादक होते हैं, ठीक है, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। अपनी प्रस्तुति को अधिक आकर्षक और मज़ेदार बनाने के लिए उसमें प्रश्न, पोल, क्विज, स्लाइड, चित्र, जीआईएफ और बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये सेंटीमीटर का काम होता है, इनको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कथन वाला क्वेश्चन है। पहला कथन दिया हुआ है, वे विषाक्त पदार्थ जो पर्यावरण में अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, वे विषाक्त ऐसे जहरीले पदार्थ जो पर्यावरण में बहुत कम मात्रा में होते हैं, वे कोशिकाओं और ऊतकों में जैव संचयन प्रक्रिया द्वारा खतरनाक स्तर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, वे कोशिकाओं और ऊतकों में क्या करते हैं, जैव संचयन प्रक्रिया के द्वारा खतरनाक स्तर तक पहुंच जाते हैं। दूसरा कथन यहाँ पर दे रखा है कि जैव संचयन वह होता है जब जीवों की एक बड़ी संख्या का विष, ठीक है, जीवों की एक बड़ी संख्या का जो विष बोलते हैं, जहर को, विष भार निम्न पोषणज स्तर पर संचित होता है और एक परभक्षी द्वारा उच्चतर पोषणज स्तर पर संकेंद्रित होता है। तो ये दो कथन दे रखे हैं, कथन भी इस तरीके से देते हैं, बहुत से तो समझ में भी नहीं आते। इनमें से आपको सही कथन बताना है, कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो देखते हैं इसमें हमारा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखो, कथन फर्स्ट इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वे विषाक्त पदार्थ जो पर्यावरण में बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन वे ही हमारी कोशिकाओं और ऊतकों में जैव संचयन प्रक्रिया के द्वारा खतरनाक स्तर तक पहुंच जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो दूसरा है वो रॉन्ग है यहाँ पर। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या हम जरूर देखेंगे, 1 मिनट देख लेते हैं यहाँ पर, ये बहुत जरूरी है। वे विषाक्त पदार्थ जो पर्यावरण में कम मात्रा में होते हैं वो जैव संचयन प्रक्रिया के द्वारा पहुंच जाते हैं। सामान्यतः दूसरे के बारे में देख लेते हैं। जैव संचयन शब्द का प्रयोग एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसमें एक जीव अपने पर्यावरण से आहार के रूप में जैव पदार्थ को ग्रहण करता है। ठीक है, जिसमें एक जीव अपने पर्यावरण से आहार के रूप में जैव पदार्थ को ग्रहण करता है और अपने शरीर में संग्रहित करता है। जैव संचयन को एक अवांछित परिघटना के रूप में देखा जाता है। ठीक है, जैव संचयन को एक अवांछित परिघटना के रूप में देखा जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया के माध्यम से इन प्रदूषकों की मात्रा में हानिकारक स्तरों तक वृद्धि हो सकती है। जैव संचयन की घटना तब घटित होती है जब किसी जीव द्वारा किसी विषाक्त पदार्थ के अवशोषण की दर उस पदार्थ के क्षय होने की दर की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, जैव संचयन की घटना कब घटित होती है, जब किसी जीव के द्वारा कोई जहरीले पदार्थ के अवशोषण की दर उस पदार्थ के क्षय होने की दर की तुलना में अधिक होती है एवं यह एक परभक्षी द्वारा उच्चतर पोषणज स्तर पर संकेंद्रित नहीं होता है। इसलिए फर्स्ट सत्य है और सेकंड हमारा जो कथन है वो गलत है। देखो, वैसे तो मैं अपनी तरफ से आपको मतलब सही तरीके से ही पढ़ा रही हूँ कि ज़्यादा स्पीड भी ना चलूँ और ज़्यादा स्लो भी ना चलूँ, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो, मेरा भी टाइम कीमती है, मेरा भी ना हो। ठीक है, लेकिन फिर भी आप बताना मुझे कि मतलब आपको क्लास कैसी लग रही है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। क्वेश्चन तो कैसे लगो, कुछ भी लगो, अच्छे लगो या ना लगो, लेकिन आपको करना ही है अगर पेपर पास करना चाहते हो तो। कंप्यूटर की बिजली बंद होने पर कौन सा हार्डवेयर घटक अपना डेटा खो देगा। अगर लाइट चली जाती है, मान लीजिए आपका कंप्यूटर चालू है और अचानक से लाइट चली जाती है, तो कौन सा ऐसा हार्डवेयर है जो अपना मतलब कौन सा हार्डवेयर है जो अपना डेटा खो देगा। उसमें जो भी डेटा आप कर रहे हो, जो बना रहे हो, उसको वो क्या कर देगा, खो देगा, खो जाएगा उसमें से वो, है ना। तो सीपीयू, रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, कौन सा है इसमें से। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही है। सी वाला, डी वाला सही है, यानी कि ए, बी और सी तीनों ही सही हैं। ठीक है, लाइट बंद होने पर कौन सा हार्डवेयर, मतलब सारे ही हार्डवेयर अपना डेटा खो देंगे, अगर सेव नहीं किए होंगे तो खो ही देंगे, है ना। चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर की बिजली बंद होने पर सीपीयू, रजिस्टर, मुख्य मेमोरी यानी कि रैम एवं कैश मेमोरी हार्डवेयर घटक अपना डेटा खो देंगे। रैम
आरएम बोलते हैं रैम को। रैम कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के अंतर्गत आती सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू के भीतर छोटे हाई स्पीड मेमोरी स्थान होते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ लेना, आप 2 बार रिपीट कर लेना, 3 बार कर लेना। जो त्वरित एक्सेस के लिए डेटा रखते हैं उनका प्रयोग प्रोसेसर द्वारा डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जिसे अक्सर एक्सेस किया जाता है। रजिस्टर प्रोसेसर का एक अनिवार्य भाग है और रजिस्टरों का साइज प्रोसेसर को प्रभावित कर सकता है। कैश मेमोरी हाई स्पीड मेमोरी की एक छोटी मात्रा होती है, जिसका उपयोग एक्सेस किए गए डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। सीपीयू रजिस्टर मुख्य मेमोरी एवं कैश मेमोरी दोनों ही अस्थिर होती हैं। सीपीयू रजिस्टर मुख्य मेमोरी और कैश मेमोरी दोनों ही क्या होती हैं? अस्थिर होती हैं, यानी कि टेम्पोरेरी होती हैं, और इसके डेटा को बनाए रखने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। इसलिए जब बिजली चली जाती है ना, जली नहीं, चली जाती है, तो इन तीनों से ही अपना जो डाटा होता है वो खो जाता है। ठीक है, और आप अच्छे से पढ़ लेना, एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आया होगा। वैसे मैं थ्योरी पढ़ा चुकी हूँ, थ्योरी की प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ से पढ़ लेना। मैंने पोस्ट में भी आज उसकी लिंक डाली हुई है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। मानव संचार के एक भाग के रूप में समय के साथ अवधारणाओं या संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मानव संचार के एक भाग के रूप में समय के साथ अवधारणाओं या संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्रोक्सेमिक्स, काइनेसिक्स, क्रोनिमिक्स, हैप्टिक्स। तो इनमें से क्या कहते हैं उसको? मानव संचार के एक भाग के रूप में समय के साथ अवधारणाओं या संबंधों के अध्ययन को कहा जाता है भाई क्रोनेमिक्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? क्रोनेमिक्स कहते हैं, क्रोनेमिक्स। ये हमारा सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है क्रोनेमिक्स की। यहाँ पर देखते हैं, मानव संचार के एक भाग के रूप में समय के साथ अवधारणा या संबंधों के अध्ययन को कालक्रम कहते हैं। क्रोनेमिक्स को कालक्रम कहा जाता है। कालक्रम अशाब्दिक संचार में समय के उपयोग का अध्ययन है। ठीक है, कालक्रम, इनके बारे में हमने पढ़ा था जब थ्योरी पढ़ाई थी, बहुत अच्छे से इसको समझा था, है ना। यूनिट 8 से क्वेश्चन लिया गया है जो कंप्यूटर के बारे में है, इसको आप जरूर यहाँ से पढ़ लीजिएगा। या फिर ये संप्रेषण वाला है, देख लेना कौन सी यूनिट है, वो दोनों सेम सेम सी यूनिट है ना। मैंने तो पढ़ाया था, इतना मुझे पता है, तो आप जरूर वहाँ से चेक कर लेना। कालक्रम अशाब्दिक संचार में समय के उपयोग का अध्ययन है। समय की धारणा में समय की पाबंदी, प्रतीक्षा करने की इच्छा और बातचीत शामिल है। समय की धारणा में समय की पाबंदी, प्रतीक्षा करने की इच्छा और बातचीत शामिल है। समय का उपयोग जीवन शैली, दैनिक एजेंडा, बोलने की गति, चाल ढाल और लोग कितनी देर तक सुनने को तैयार हैं, इसको प्रभावित कर सकता है। ठीक है, इसको पढ़ लेना एक बार। पर्यावरण शिक्षा की शुरुआत के लिए पहल करने वाली संयुक्त एजेंसी कौन सी थी? संयुक्त राष्ट्र एजेंसी कौन सी थी पर्यावरण शिक्षा की शुरुआत करने के लिए? मतलब शुरुआत किस कंपनी के द्वारा की गई है? तो यहाँ पे नाम दे रखे FAO, यूनिसेफ, UNDP, यूनेस्को। इन चारों में से कौन सी कंपनी है जिसने क्या किया था? पर्यावरण शिक्षा की शुरुआत की थी। तो ये है भाई यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को इसका नाम है, यूनेस्को। अब यूनेस्को के बारे में हम आगे जरूर पढ़ेंगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण शिक्षा की शुरुआत के लिए पहल करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनेस्को है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। इसके यूनेस्को के संविधान पर 1945 में लंदन में एक सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए और यह संगठन 1946 में संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी बन गया। यानी कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1940 में हुई थी, और 1945 में इस सम्मेलन में इसके लिए हस्ताक्षर किए गए थे संगठन बनाने के लिए। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। ठीक है, पेरिस के अंदर है, जिसमें 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय और कई संस्थान हैं। यूनेस्को का मानना है कि पर्यावरण शिक्षा समाज के बीच प्रकृति के प्रति अंतर्निहित सम्मान प्रदान करने के लिए और सार्वजनिक पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। यूनेस्को पर्यावरण की सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, असमानताओं को कम करने और सतत विकास के माध्यम से जीवन की सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर पर्यावरण सुरक्षा की भूमिका पर जोर देता है। ठीक है, यूनेस्को के क्या क्या कार्य रहते हैं, क्या क्या उद्देश्य है, उनको भी याद रख लेना। यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, आपको जाना नहीं है छोड़ करके बीच में। ठीक है, भले ही ये लाइव क्लासेस नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड क्लास को आप लाइव की तरह पढ़ना है, और इसमें तो आपका टाइम और बचेगा ही। लाइव में तो वैसे ही टाइम खर्च हो जाता है, वैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं लाइव कर भी नहीं पाती हूँ अभी, है ना।
तो चलते हैं अभी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 ने निम्न में से किस पर जोर दिया था। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का नाम आपने सुना होगा, जिसकी स्थापना किसके द्वारा, किसके कहने पर हुई थी। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो आयोग बना था उसके कहने पर हुई थी। तो 1948-49 में इसकी स्थापना हुई। इसने किन किन बातों पर जोर दिया था। तो देखते हैं, धार्मिक शिक्षा, पाठ्यचर्या में परिवर्तन, महिला शिक्षा, ग्रामीण विश्वविद्यालय, ग्रामीण और ग्रामीण विश्वविद्यालयों, या फिर परीक्षा सुधारों। ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना यहाँ पर पूरा नहीं दे रखा है ना, इसकी स्थापना पर जोर दिया था इन्होंने। चलते हैं, एक मिनट, यहाँ पर ये 2 बार आ गया है डी डी, है ना, ABCD और ये सही है। रिलीजियस एजुकेशन यानी क्या, इसने धार्मिक शिक्षा पर जोर दिया था, नहीं दिया था, है ना। धार्मिक शिक्षा की ये बात नहीं करता है। चेंज इन क्योरिकुलम, पाठ्यचर्या में परिवर्तन की बात करता है, बिल्कुल करता है। महिला शिक्षा के लिए इसने जोर दिया था, बिल्कुल दिया था। ठीक है, ध्यान रख लेना है, पॉइंट को याद रख लेना है। इसने पाठ्यचर्या में परिवर्तन करने के लिए बोला था, महिला शिक्षा पर जोर देने के लिए बोला था, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए बात की थी, और परीक्षाओं में सुधार होना चाहिए, ऐसी इसकी क्या थी, मतलब मान्यता थी। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। इसमें हमारा ए हमारा गलत है, BCD और E। ठीक है, BCD और E ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि हमारा 4th वाले में दे रखा है। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। और नेक्स्ट है यहाँ पर 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 को नियुक्त किया गया था। इस आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयी शिक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना और उन सुधारों एवं विस्तारों के विषय में सुझाव देना था, जो देश की वर्तमान तथा भावी शिक्षा आवश्यकताओं के प्रयुक्त होने के लिए वांछनीय हो सके। तो इसके कौन कौन से इसके पॉइंट थे, उनको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 9 वाला 10 क्वेश्चन है, पूरे देखने हैं आपको, साथ में व्याख्या भी मैंने करवा दी है, इसीलिए, है ना, ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा समझ में आ जाए। ICP उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। जो ICP है वो क्या करता है, उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है, किसके लिए, शुल्क के लिए। जबकि वेब ब्राउज़र उपयोगकर्ता को वेब पेज देखने की अनुमति देता है। ठीक है, जबकि जो वेब ब्राउज़र है वो क्या करता है, उपयोगकर्ता को वेब पेज देखने की अनुमति देता है। दूसरा कथन दे रखा है, वेब खोज इंजन में खोज मानदंड से मेल खाने वाले प्रत्येक वेब पेज या साइट को हिट के रूप में जाना जाता है। जब हम इंजन, मतलब सर्च इंजन में हम कुछ खोज करते हैं, तो उस मानदंड से मेल खाने वाले जो प्रत्येक वेब या साइट होते हैं उनको क्या कहते हैं, हिट के रूप में जाना जाता है। तो ये देखो, दोनों ही कथन यहाँ पर हमारे करेक्ट हैं, सीधा सीधा मैं आपको बता देती हूँ, है ना। पहला और दूसरा कथन है जो दोनों ही सही हैं, इनको एक बार और पढ़ लेना अच्छे से। ISP उपयोगकर्ता को व्याख्या देख लेते हैं। ISP उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है शुल्क के लिए, जबकि वेब ब्राउज़र उपयोगकर्ता को वेब पेज देखने के लिए अनुमति देता है। ISP यानी कि इंटरनेट सेवा प्रदाता, इसकी फुल फॉर्म है, इसको याद रख लेना। एक ऐसी कंपनी है जो इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करती है। ISP एक ऐसी कंपनी है, 2 बार आ गया है, जो इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करती है। ISP डायल अप, ठीक है, इसको पढ़ लेना। ISP डायल अप, DSL, केबल, वायरलेस, फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन सहित कई माध्यमों से पहुंच प्रदान कर सकता है। वेब सर्च PC सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा है। जो वेब सर्च होता है वो क्या है, PC सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा है, जो वेबसाइटों, इंटरनेट एक्सेस जैसी चीज़ों तक पहुंचने की अनुमति देता है। वेब ब्राउज़र इंजन में खोज मानदंड से मेल खाने वाले प्रत्येक वेब पेज को किसके नाम से जाना जाता है, हिट के नाम से जाना जाता है, इसीलिए दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक आश्रित चर द्विभाजी हो सकता है, ये यूनिट सेकंड का है, जिसमें चर होते हैं, है ना। एक आश्रित चर क्या हो सकता है, द्विभाजी हो सकता है। एक स्वतंत्र चर कभी भी द्विभाजी नहीं हो सकता है। ये कह रहा है एक जो आश्रित चर होता है, 2 तरह के चर होते हैं, स्वतंत्र और आश्रित। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। एक आश्रित चर द्विभाजी हो सकता है, लेकिन जो स्वतंत्र चर है वो कभी भी द्विभाजी नहीं हो सकता है। तो दूसरा हमारा रॉन्ग है और पहला हमारा बिल्कुल राइट है। एक आश्रित चर द्विभाजी हो सकता है, ये बात सही है, हमारा सी यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट है यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। देखो, जो मेरी यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की जो क्लास है वो आपको डेली आपके पेपर होने तक, जब तक लास्ट पेपर होगा तब तक ये क्लास चलेगी। और ये क्लास PYQ सीरीज अभी हमारी चल रही है। थ्योरी में पढ़ा चुकी हूँ, उसकी प्लेलिस्ट में लिंक है और उसकी भी मैं कुछ मैराथन क्लास करवा दूंगी बाद में, है ना। लेकिन इस क्लास को आप ज़रूर ज्वाइन करें और ये 11:30 बजे आपको ये क्लास मिल जाएगी। ठीक है, 11:30 बजे ये क्लास आपको मिल जाएगी। और अगर आप इसके अलावा हिंदी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, TGT PGT UGC नेट, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छी सीरीज मैंने चलाई है। सारे जो पेपर होते हैं उनमें हम सारे उनको मिला करके, मतलब जो भी PYQ होते हैं, देखो नेट के जो PYQ होते हैं ना वो सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो बहुत सारे PYQ हम उसमें देखने वाले हैं। बाकी उसमें बीच बीच में मैं यूनिट वाइज मैराथन भी करा रही हूँ, तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप ज़रूर जुड़िए उससे भी। ठीक है, वो शाम को आपको 5:30 बजे क्लास मिलेगी। तो आपको आपके पास नहीं भी पहुँचती है तो आप सर्च करके उसको क्लास को निकाल सकते हो। यहाँ पर देख लेते हैं, एक आश्रित चर द्विभाजी हो सकता है। ये कथन फर्स्ट सही है, क्योंकि द्विभाजित आश्रित चर का उपयोग चर के संयोजन को निर्धारित करने के लिए किया जाता है जो समूह सदस्यता की भविष्यवाणी करेगा। एकाधिक प्रतिगमन विश्लेषण में द्विभाजित चर अक्सर सामने आते हैं। एक स्वतंत्र चर कभी भी द्विभाजी नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि द्विभाजित चर दो श्रेणियों वाले श्रेणीबद्ध चर होते हैं। एक ही स्वतंत्र चर के भीतर अलग अलग समूह होते हैं। स्वतंत्र चर निरंतर द्विभाजित क्रम सूचक या श्रेणीबद्ध हो सकते हैं। तो ये मैंने व्याख्या सहित पढ़ाया है। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे मुझे उतना ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, उतनी ही जो क्लास है वो ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाएगी। ठीक है, तो बस आप इतनी ही मेरी हेल्प कर दें, बाकी मैं आपके लिए मेहनत कर ही रही हूँ। ओके, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त रहो।